अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी आपके। अच्छा जी बच्चों, आज ये अगला टॉपिक हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इससे पीछे जो हमने लेक्चर किया था उसमें आर्हेनिस का जो कंसेप्ट था, उसकी जो डेफिनेशन थी एसिड और बेस की, वो हमने पढ़ी। आर्हेनिस ने क्या कहा था कि एसिड वो चीज़ है जो एक तो पानी में जाती है, हल होती है, और पानी में जाके उसका जो बिहेवियर है वो ये होता है कि उसने एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन H+ आयन जो है वो देना होता है, और वो आयन जो है उसको पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने घेरा हुआ होता है। और इसी तरह से जो बेस है वो भी पानी के अंदर ही हल हो के उसने अपना बिहेवियर देना था, और वो क्या करना था, हाइड्रो ऑक्साइल आयन बनाने थे, OH- आयन। ठीक है, तो ये इस तरह से बिहेवियर था। तो उसका ज़्यादा जोर था पानी के ऊपर कि पानी में किस तरह से कोई चीज़ कैसे बिहेव करती है, तो वो आर्हेनिस का था। अब आर्हेनिस की जो डेफिनेशन थी वो कहते हैं इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी, वो यहाँ पे पॉइंट हैं और इनको भी आपने याद करना है। ये बेसिकली आ जाएगा लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनिस कंसेप्ट। इस तरह से शॉर्ट सवाल ये बन जाता है। सो इसको देखें, पढ़ते हैं। आर्हेनिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। पहले तो ये इसका फ़ायदा एक हो गया, फ़ायदा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि ये बहुत आसान है, सिंपल है और इजीली समझ आ सकता है। बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस हैं और वही लिमिटेशंस हम आगे बताएंगे। फॉर एग्जांपल NO2CO3 है, K2CO3 है एंड NH3 डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। कहते हैं ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों बेसिस हैं बेसिकली, लेकिन इनके अंदर कहीं पे भी OH वाले जो कम्बिनेशन है वो नहीं है। अब देखिए Na2CO3 है तो इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कोई नहीं है। इसमें अगले वाले में K2CO3, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है। और आगे वाला जो NH3 है इसमें हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन नहीं है। तो कहते हैं वो जो OH वाला ग्रुप था वो इनमें मौजूद ही नहीं है। और वो जाहिर है आपको पता है कि आर्हेनिस की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि OH वाला ग्रुप इन्होंने निकाल के देना है, इन्होंने डिसोसिएट होना है, टूटना है, और OH- जो है इन्होंने निकालना होता है। तो वो चीज़ें इसमें है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बेस है। ठीक है, डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच विल गेट, ज़ाहिर है कि जो फिर क्या होगा, आयोनाइज होगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है बाय वाटर, पानी के ज़रिए। बट ऑल दीज कंपाउंड, लेकिन ये जो सारे कंपाउंड हैं, बिहेव एज बेसिस, वो तो बेस की तरह बिहेव करते हैं। एंड यील्ड OH- इन वाटर, और पानी के अंदर जो है OH- बनाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जाके इन्होंने पानी से रिएक्ट करके OH- बनाना है, खुद से नहीं देना। आर्हेनिस की जो कंसेप्ट की गलती थी वो ये कहता था कि वो खुद से बनाते हैं। लिमिटेशंस क्या है, गलती तो नहीं, लिमिटेशंस है उसकी कि OH- उसने खुद से बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो उनके अपने पास मौजूद कोई नहीं है हाइड्रोक्साइल आयन, लेकिन उसने जब पानी के साथ रिएक्ट करना है तो फिर वहाँ से निकाल के देना है। ठीक है, सो आर्हेनिस डेफिनेशन आल्सो रिक्वायर। अब ये एक प्रॉब्लम आ गई, उसकी एक लिमिटेशन आ गई कि देखें जी इन ग्रुप्स में OH- नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, तो ये एक उसकी लिमिटेशन है। और दूसरी लिमिटेशन थी पानी वाली। आर्हेनिस डेफिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट वाटर मस्ट बी प्रेजेंट। पानी ज़रूर होना चाहिए सामने एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पर जिसमें चीज़ें हल करते हैं। सॉल्वेंट उसी चीज़ को कहते हैं ना जिसमें बाकी चीज़ें हल होती हैं। इन ऑर्डर फॉर अ कंपाउंड टू बिहेव एज एन एसिड और बेस, कि किसी भी चीज़ ने एसिड या बेस के तौर पे बिहेव करना है तो उसके लिए पानी एज ए सॉल्वेंट होना ज़रूरी है, कि वो चीज़ पानी में हल करे। फिर आगे से देखें कि उसका बिहेवियर क्या बनता है। तो ये दो लिमिटेशंस हम बताएंगे। एक पानी की लिमिटेशन कि भाई उसने पानी में को लिमिट कर दिया कि भाई वो चीज़ पानी में हल होगी तो पता चलेगा, हालांकि ऐसे नहीं होता, उसके बगैर भी एसिड बेस का पता चलाया जा सकता है। और नंबर 2 उसने कहा था कि जैसे ये आपने ऊपर बताया कि OH- आयन जो है बाज बेसिस के अंदर होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेस होते हैं। तो ये दो लिमिटेशंस हमने प्रॉपर उसको सवाल देना है। सो कहते हैं इट वाज रियलाइज दैट अ ब्रॉडर डेफिनेशन। तो फिर जाहिर है फिर हमें आया कि एक बड़ी डेफिनेशन हमारे पास होनी चाहिए जिसमें पानी के अलावा भी काम हो सके। सो कहता है टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनिस कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। अब ये दो बंदे हैं, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, और ये देखिए उसने लिखा हुआ जॉनसन एन ब्रॉन्स्टेड। तो ये असल में ये डैनिश था बंदा, और ये थॉमस एम लॉरी जो है ये इंग्लैंड का था, और दोनों अलग अलग थे, इनका आपस में कोई कोलैबोरेशन नहीं था। तो उसने भी अपना कंसेप्ट जो दिया और दूसरे जो थॉमस ने दिया, दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा ही कंसेप्ट था, दूर दूर रहते हुए भी। अब देखिए डेफिनेशन क्या है इनकी। कहता है एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन। अब सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन दें कि एसिड एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रोटॉन डोनेट करेगा।
डोनेट करना। जैसे इलेक्ट्रॉन था तो हम कहते होते थे जी, एक चीज़ जब रिएक्शन होना होता था तो एक चीज़ इलेक्ट्रॉन दे, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो एक डोनेटर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, और उससे फिर उनमें बॉन्ड बन जाता है। ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक वही कंसेप्ट दे रहा है कि एसिड एक ऐसी चीज़ होगी जिसने प्रोटॉन देना है, डोनेट करना है। तो डेफिनेटली इसी की बेस पे फिर वो दूसरी डेफिनेशन बनेगी, देखें नीचे, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। ठीक है, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है और ये जो हमारा एसिड है उसने प्रोटॉन देना है। तो ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। तो ये हम लेकिन ज़ाहिर ये याद करेंगे तो हमें ये याद होना चाहिए कि ये किसकी डेफिनेशन है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की। ठीक है, तो ज़ाहिर साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। दिस डेफिनेशन रिक्वायर दैट टू बिहेव एन एसिड, एसिड की तरह अगर किसी चीज़ ने बिहेव करना है, मस्ट हैव अ कंपाउंड मस्ट हैव अ प्रोटॉन, उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होना चाहिए जो वो डोनेट कर सके, दे सके। द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब वो जो कंडीशन थी कि पानी होना चाहिए ड्यूरिंग द डोनेशन, इस डोनेशन के दौरान, हाउ एवर एलिमिनेटेड, अब उसको हमने निकाल दिया। क्योंकि हम देखें डेफिनेशन में पानी का जिक्र ही नहीं कर रहे, हमने सिंपल ये कह दिया कि भाई उसके पास प्रोटॉन होना चाहिए डोनेट करने के लिए, वो डोनेट कर सकता हो। जो भी कंपाउंड, जो भी चीज़ प्रोटॉन डोनेट करने के काबिल होगी, हम उसको एसिड के डेफिनेशन में ले आएंगे। ये उसके कहने का मतलब है। तो इससे फिर क्या हुआ कि ऑल आर्हेनियस एसिड, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक इंफॉर्मेशन कह ले कि ये याद रखनी ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ में आ जाता है। तो क्या कह रहे हैं, ऑल आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस की जो एसिड है, यानी कि आर्हेनियस की जो डेफिनेशन वाले एसिड हैं, जो उसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, जो पानी में हल होकर H+ आयन बनाते हैं, तो कहते हैं ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर दस ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, यानी जितने आर्हेनियस वाले एसिड हैं वो सारे लॉरी ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl, अब HCl हमारा आर्हेनियस वाला, आर्हेनियस ने इसको डिफाइन किया था, तो ये आर्हेनियस वाला एसिड है, लेकिन ये जाहिर है कि ये इसमें भी आता है क्योंकि ये H+ आयन दे सकता है। इट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H+ एंड Cl-, इट आल्सो डोनेट H+, ठीक है, टू H2O, और जाहिर है कि इसने यही करना होता है ना कि अपना H+ जो उसने डिसोसिएट किया है, अपने आप से तोड़ा है, तो उसको पानी में जाके पानी वाले मालिक्यूल्स को अपना H+ देता है। इसलिए तो उसने, हमने पढ़ा था ना कि H3O+ आयन जो है वो डेवलप करता है। तो ओवरऑल एसिड का कंसेप्ट समझ आ गया कि एक एसिड जो है एक ऐसी चीज़ होगी जिसने प्रोटॉन डोनेट करना है। जो भी चीज़ प्रोटॉन डोनेट करेगी हम उसको एसिड की डेफिनेशन में ले आएंगे। इसमें फिर ये हो गया कि पानी की जो कंडीशनैलिटी थी वो इसमें से निकल गई, पानी के अलावा हम बात कर रहे हैं, और इस पर फिर एंड रिजल्ट ये निकल रहा है कि ये जो आर्हेनियस के जितने भी एसिड थे वो सारे के सारे लॉरी ब्रॉन्स्टेड के एसिड के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन इसके अगर आप रिवर्स पढ़ते हैं तो ये जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के तमाम एसिड हैं वो सारे के सारे आर्हेनियस वाले नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक बंदा पानी के अंदर तो नहीं ना वो उस तरह से बिहेव कर सकता। तो इस तरह से इसको उल्टा भी याद रखना है। अब बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये हमने पढ़ लिया पहले भी, लेकिन उसकी जो एग्जांपल्स यहाँ उसको एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल OH-, Cn-, NH3, Cl-। अब देखिए एक तो इनके ऊपर माइनसेस लगे हुए हैं, माइनसेस का मतलब ही यही होता है कि ये डेफिशिएंट हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो फिर ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला आएगा तो वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। ये याद रखें कि हमारे जितने भी कंपाउंड चीज़ें होती हैं इन सब के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा, कि जी वो रिएक्ट ना कर पाएँ, हम किसी के साथ रिएक्ट ना कर पाएँ। और उसमें फिर यही होता है कि जिनमें नेगेटिव की टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो प्रोटॉन ले लेगा या इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो ये सब के ऊपर माइनस का यही मतलब है कि इनके अंदर प्रोटॉन की कमी है, प्रोटॉन एक आ सकता है। तो इस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं। सो कहता है ये जो चारों लिखे हुए हैं आर ऑल बेसिस, ये बेसिस हैं सारे, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। जाहिर है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से यही बनता है। नोट दैट एक्सेप्ट OH-। अब देखें इन चारों में से ये जो OH- है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन बना हुआ है, लेकिन बाकी किसी के अंदर भी OH वाला का चीज़ नहीं है, जो कि आर्हेनियस हमें कहता था। सो कहते हैं एक्सेप्ट OH-, ऑल अदर स्पीशीज आर नॉट आर्हेनियस बेसिस। तो OH के अलावा ये जो बाकी अगले तीनों हैं ये आर्हेनियस के नहीं है, क्योंकि इनमें OH- नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी वही पिछले वाली बात जो है वो आएगी। कहते हैं ऑल आर्हेनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस, यानी
बेसिक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि हमारा ये जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड है ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है, चाहे वो एसिड की हो चाहे बेस की हो, बड़ी डेफिनेशन है। तो जब ये बड़ी है और आर्हेनिस की छोटी है तो आर्हेनिस जो है वो सारी की सारी इसमें आ सकती है, आर्हेनिस इसका हिस्सा है, क्योंकि आर्हेनिस जो बात करता है वो ये जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की चीज़ें हैं वो सारी की सारी वो काम करती हैं। लेकिन चूंकि लॉरी ब्रॉन्स्टेड बड़ा कंसेप्ट है तो फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड के सारी चीज़ें आर्हेनिस में नहीं आ सकती। तो बड़े छोटे के पॉइंट ऑफ व्यू से जेन में रखेंगे ना तो फिर ये बात पक्की जेन में बैठ जाएगी। सो कहते हैं ऑल ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट आर्हेनिस। वही बात कि आर्हेनिस के एसिड बेस वो नहीं है क्योंकि आर्हेनिस थोड़ा है। NH4+ उसके साथ वो एग्जाम्पल भी दे रहा है कि NH4+ इज नॉट आर्हेनिक एसिड एंड NH3 इज नॉट आर्हेनिक बेसिस। ठीक है, इस तरह से करके इसको बता लेंगे। अब देखें ना, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई क्या होता है, और उसके साथ एक एग्जाम्पल दें। ठीक है, तो ये इस तरह से भी ये चीज़ बनाई जा सकती है। तो ये शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पे भी इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है ये, MCQs में भी आ सकता है, इसमें भी। सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी एन एसिड बेस रिएक्शन। अब देखिए जैसे आर्हेनिस ने न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, तो इसी तरह से उसी न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को लॉरी ब्रॉन्स्टेड कैसे एक्सप्लेन करता है। तो ये भी एक सवाल है कि भाई आर्हेनिस कैसे एक्सप्लेन करता है न्यूट्रलाइजेशन को, यानी कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन बेस यही है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी ज़हन में होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा कि भाई एसिड और बेस मिलेंगे, मिलके साल्ट बनाएंगे और पानी बनाएंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। लेकिन आर्हेनिस उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है और ये जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये भी वो सवाल पूछा जा सकता है। सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एन एसिड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड। क्योंकि अपनी डेफिनेशन के हिसाब से उसने बात करनी है कि एक प्रोटॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर। अब जाहिर है प्रोटॉन कहाँ से आएगा, प्रोटॉन डोनर से आएगा, जो प्रोटॉन दे रहा है, और जाहिर है वो कौन दे रहा होता है, एसिड दे रहा होता है। तो एसिड में से प्रोटॉन निकलेगा, कहाँ जाएगा, बेस के पास जाएगा, जिसको हम एक्सेप्टर कहते हैं, और वो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टू इट्स एक्सेप्टर वो उसने लिखा हुआ। दिस रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फॉर्म, ज़ाहिर है गैस की शक्ल में भी कहता है हो सकता है, पानी को निकालना है ना, देखिए आर्हेनिस से अपोजिट बात करनी है, तो कहता है गैस शक्ल में भी हो सकता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट यानी पानी की मौजूदगी में भी हो सकता है, क्योंकि जनरल डेफिनेशन दे रहा है ना, तो इस तरह से वो अपना वो बताना है उसने। तो ये भी डाई लाइनें याद करने वाली हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अब नीचे उसके एग्जाम्पल दे रहा है कि एक नीचे जो रिएक्शन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl जो है वो गैस की हालत में हो, HCl एसिड जो है वो गैस की हालत में हो, एंड लिक्विड वाटर, और पानी जो है वो लिक्विड की हालत में हो। तो पानी एज ए बेस के तौर पे यूज हो रहा है और HCl एज ए एसिड के तौर पे, ज़ाहिर है वो तो है ही एसिड। तो दोनों का रिएक्शन होने के बाद देखें H3O+, क्योंकि H कहाँ से आएगा, Cl में से, एसिड वाला, एसिड ने ज़ाहिर H+ देना है, तो ये वाला H उठ के जो है वो इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, जैसे पीछे आर्हेनिस में भी होता था, H3O+ और क्लोरीन अकेला हो जाएगा। और चूंकि क्लोरीन से H निकल के गया है, प्रोटॉन चला गया है, तो पीछे नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। देखिए चार्ज को एक्सप्लेन करना कितना आसान हो जाता है, पहले मुझे भी समझ नहीं आती हो क्या रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पीछे नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे, तो नेगेटिव ज़्यादा होने का मतलब यही है HCl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह करके ये होता है। इन दिस रिएक्शन HCl गैस एक्ट एज एन एसिड एंड सो ऑन, वो तो वही बात कर रहा है। तो इसी तरह से एक और वो एग्जांपल दे रहा है, ये अमोनिया है NH3, ये भी गैस की शक्ल में है, पानी जो है H2O वो फिर एसिड के तौर पर रिएक्ट हो रहा है। अब देखें मज़े की बात ये कि यहाँ ऊपर वाले रिएक्शन में पानी जो है एज ए बेस यूज़ हो रहा है, और ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पानी एज एन एसिड यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसके साथ बेस इन्वॉल्व हो रही है। और ये फिर आगे सवाल बनता है, बाकायदा 2 नंबर का ये सवाल है कि ये पानी की जो डुअल प्रॉपर्टी है उसका नाम है, देखें ये रखा हुआ। अब देखें यहाँ पे ये इसका एक सवाल बनता है कि वाटर इज देयर फॉर कॉल्ड एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो ये वो डेफिनेशन पूछ सकता है कि एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं और उसकी एक एग्जांपल दें, या पानी जो है वो किस तरह से बिहेव करता है उसकी एक एग्जांपल दें। यानी ये जो एम्फोटेरिक वाली टर्म है ये आपने याद रखनी है और उसकी बेस पे फिर आपने ये बताना है। ये देखें, वाटर हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एन एसिड और अ बेस। देखिए पानी में ये खसूसियत है कि वो बेस के तौर पे भी रिएक्ट कर सकता है, एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द अदर कंपाउंड विद विच इट रिएक्ट, कि कौन सा कंपाउंड है जिससे वो रिएक्ट कर रहा है।
यानी पानी जो है एज एक बड़ी चीज़ के तौर पर यूज़ हो रहा है कि जब वो उसके साथ एसिड आ रहा है तो उसने बेस बन जाना है, जब उसके पास बेस आ रहा है तो उसने एसिड बन जाना है। तो इस तरह से करके ये इसके जो सवाल है ये भी बन जाता है। सो बस यहाँ तक आई थिंक इसका ये जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट है वो इधर तक ही है। एक्सरसाइज आगे की हुई है, मैं अभी आपको करवाता हूँ। अच्छा, ये साथ साथ उसने कुछ सवाल दिए हुए थे, ठीक है, छोटे छोटे एक्सरसाइजेज साथ साथ पढ़ने के साथ साथ दी हुई थी, तो इनको भी कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन था कि हाउ डू क्लोराइड आइंस एग्जिस्ट इन वाटर। क्लोरीन जो Cl- आइन है वो कहता है पानी के अंदर जो है वो किस तरह से वो रहता है। तो वही बात है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ने इसको घेर लेना होता है और घेर के जो है एक शेल बना लेता है, ठीक है, एक हसार बना लेता है उसके इर्द गिर्द और उसको किधर उधर जाने नहीं देता। तो चूंकि पानी ने उसको घेरा होता है तो फिर वो ऐसे ही होता है कि पानी के अंदर वो मिक्स हो गया हुआ है। जैसे पानी में चीनी को हल करते हैं ना, तो जब वो पूरी हल हो जाती है तो पानी के मॉलिक्यूल्स ने चीनी के मॉलिक्यूल्स को घेरा होता है। तो यहाँ पे भी यही है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लेना है, तो हमें ऐसे ही फील होगा कि उसमें मिक्स हुई हुई है, उसमें डिजॉल्व हुई हुई है, हल हुई हुई है। सो देखें कि सवाल आंसर क्या देंगे। क्लोरीन आइन Cl- स्टेज इन वाटर बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमने बताना है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ने उसको घेरा होता है। द स्लाइटली पॉजिटिव, अब जाहिर है कि क्या हो रहा था, क्यों घेरा होता है वो बात हम कर रहे हैं। द स्लाइटली पॉजिटिव साइड ऑफ वाटर, पानी की जो साइड है वो थोड़ी सी पॉजिटिव कह रहे हैं उसको होती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एटम है। इज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव क्लोराइड, जाहिर है उसको अट्रैक्ट करेंगे Cl- की तरफ क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन शेल, एक हाइड्रोजन का शेल बन जाएगा, पानी उसके इर्द गिर्द आ जाएगा। दिस कीप्स द Cl- आइन स्टेबल, वो आइन स्टेबल होगा एंड डिजॉल्व्ड इन वाटर, और हमें फील होगा कि वो पानी के अंदर हलशुदा है। नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है ओनली पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, पानी के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। NaOH जो है मुकम्मल तौर पर OH- आइंस क्यों नहीं बना पाता, वो बात हम कर रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयोनाइज इन वाटर बिकॉज इट इज अ वीक बेस। वही बात पीछे हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और ये जो वीक होते हैं वो कंप्लीटली नहीं होते। तो ये चूंकि वीक बेस है एंड इट्स आयोनाइजेशन इज रिवर्सिबल, और साथ वो रिवर्सिबल भी है क्योंकि रिवर्सिबल वही होता है कि रिएक्शन फिर पीछे को जाता है कि Na और OH जो लैदा हुए थे वो दोबारा से कंबाइन हो गए, फिर NaOH बना दें। तो चूंकि साथ रिवर्सिबल भी है और खुद भी वीक है तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन जो है वो बहुत थोड़ी होती है, ये हमने बता देना है। नंबर 3 क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस। कहता है ब्रॉन्स्टेड लोरी के 2 बेसिस की एग्जांपल्स दें विच आर नॉट बेसिस ऑफ आर्हेनिस, आर्हेनिस बेसिस वो नहीं है, ठीक है। तो उसकी ये 2 हम एग्जांपल, ये बुक में भी हैं। अमोनिया है NH3 क्योंकि इसमें देखें OH- आयन कोई नहीं है। सो कहता है ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है एक प्रोटॉन को H+ को फ्रॉम वाटर। तो चूंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है, तो इसको एज ए बेस होना चाहिए। और साथ देखें उसका रिएक्शन भी हमने बताया हुआ NH3 है तो अब NH4 हो गया और पानी का एक H निकल गया तो उसको OH- हो गया, ठीक है। और ये क्यों नहीं आ रहा है, इट डज नॉट कंटेन OH-, ये OH- उसके अंदर नहीं था। ये OH- कहाँ से बना है, ये पानी का बना है, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से कार्बोनेट है CO3- जो होता है ये भी कहता है बेस है क्योंकि इसने भी H+ जो है वो एक्सेप्ट करना होता है पानी से, तो वहाँ से भी देखें वो निकल गया। तो फिर अगेन इट डजेंट रिलीज OH- डायरेक्टली क्योंकि उसके अपने पास OH- नहीं है। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेस की कि एसिड और बेस डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, वो अब यहाँ पे देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस वेरी, कहते हैं ये चेंज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस, उस चीज़ पर डिपेंड करती हैं दे रिएक्ट विद, जिससे वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की चीज़ होगी उस तरह का रिएक्शन होगा। वो कहते होते हैं ना जिस तरह की मुँह उस तरह का चपेड़ ठीक है, वो पंजाबी में हम कहते थे। फॉर एग्जाम्पल एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, अब एग्जाम्पल वो दे रहा है कि एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वेयर एज बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। बेसिस मेटल से रिएक्ट ही नहीं करते लेकिन एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये एग्जाम्पल है लेकिन प्रॉपर ये उसने नीचे बताया हुआ है, 2 3 उसने एग्जाम्पलें दी हुई हैं कि एसिड किस चीज़ के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बेस किस तरह से करते हैं। सो पहले देखें एसिड का आ गया, और जाहिर है कि ये प्रॉपर्टीज़ भी क्योंकि 3 है ना, तो 3 तो ज़रूर याद करें। वैसे तो नॉर्मल ये होता है कि जो आपने ये वर्डिंग याद की है तो उसके साथ एक एग्जाम्पल जो है वो याद, रिएक्शन की वो याद होनी ज़रूरी है, ठीक है, वो कर लें तो बेहतरीन है। और लेकिन अगर रिएक्शंस याद नहीं रहते तो चले खैर कम से कम ये जो वर्डिंग है ये हमें ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है रिएक्शंस याद रखने ये सबसे मुश्किल काम है केमिस्ट्री का।
रिएक्शन याद रखना मुझे पता है मेरे से भी नहीं थे याद होते। तो बहरहाल जो याद हो जाए, जिनका टोटका बन जाए वो ईजी है, जो नहीं होते तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट ये है, विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड्स दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। यानी इन्होंने जब रिएक्ट करना है अल्कलीज के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड हमने पढ़े थे मेटल हो साथ ऑक्सीजन हो, जैसे कैल्शियम मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन है, तो कहते हैं इनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये आपने याद रखने की कोशिश करनी है कि एसिड अल्कलीज या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। और उसका एक कोई याद रख ले, फॉर एग्जांपल ये H2SO4 वाला मेरे हिसाब से आसान है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है और 2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, और रिएक्शन करने के बाद देखें ना हाइड्रोजन जो है H2, ये वाले H2 और OH ये दोनों मिलकर पानी बना लेंगे, और इधर से ये पोटाशियम K जो है ये SO4 के साथ चला जाएगा, तो K2SO4। ठीक है, इस तरह से याद रखने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो एक साल्ट बनता है और एक साथ उसके पानी बनता है। और नंबर 2 कहता है कि एसिड क्या करते हैं, विद रिएक्टिव मेटल, यानी रिएक्शन करेंगे रिएक्टिव हाली मेटल्स के साथ बात हो रही है। ऊपर था कि मेटल ऑक्साइड थे, अब यहाँ सिर्फ मेटल है, और सिर्फ मेटल से उसने ऊपर भी कहा था कि जब सिर्फ मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये भी याद रखना वैसे इजी हो जाता है कि सिर्फ मेटल से एसिड ने रिएक्ट करना है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। विद रिएक्टिव मेटल्स, सारे ऐसी मेटल जो रिएक्शन भी में ज़्यादा हिस्सा लेती हैं, और वो कौन सी हैं, मैग्नीशियम और जिंक। दे फॉर्म साल्ट, नमक बनाएंगे, एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सो मैग्नीशियम के साथ भी है, जिंक के साथ भी है, तो किसी एक को आप याद रख सकते हैं। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे कॉपर है, Ag है, हमारे सिल्वर है, Au, NPT डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। और जो लेस रिएक्टिव होती हैं वहाँ से फिर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। तो 2 रिएक्शंस तो ये हो गए हमारे। और तीसरा रिएक्शन क्या कहता है, दे डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट्स, यानी मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं, जैसे ये देखें CaCO3, इसमें Ca जो है वो मेटल है ना, कैल्शियम, और उसके कार्बोनेट, कार्बोनेट कहते हैं CO3 को। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 एटम, कार्बोनेट, जिसको कार्बोनेट पढ़ते हैं। देखें यहाँ पे भी कार्बोनेट है, यहाँ पे भी कार्बोनेट है, CO3। तो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, देखिए यहाँ नीचे सोडियम है तो सोडियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, तो मेटल के कार्बोनेट्स हैं, इनको वो डिकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, दे डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल भी है और हाइड्रोजन, देखना H भी आ गया उसके साथ। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, उनको उन्हें तोड़ देना है। तोड़ के क्या करना है, इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब सिर्फ मेटल से रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रही है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब ये जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, जब इनको तोड़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो इस तरह से भी इसको याद कर लेना है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, और इसका ये जो फर्स्ट वाला है यही वाला रिएक्शन याद कर लें। तो ये तीनों पॉइंट याद करने। अब देखें मजे की बात यह है कि पहले बहुत बड़ी बड़ी ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी, 8-8, 10-10 होती थी, और याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। यहाँ सिर्फ इसने देखें 3 प्रॉपर्टीज दी हैं बस, ताकि बच्चों को याद रह सके। तो ये आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बड़े इजीली याद हो जाएगा, और ये करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लॉन्ग सवाल भी आ जाता है कि एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपने देनी है और एक एक रिएक्शन लिखना है, अगर याद रहा तो। ठीक है, इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हैं। कहते हैं एज ऑलरेडी मेंशन्ड अल्कलीज, अल्कली अगेन बेस को ही कहते हैं। अल्कली कौन सी चीज़ थी, वो बेस जो पानी में हल हो सकती है, वो अल्कली है। ये लहदा से भी शॉर्ट सवाल है। As already mentioned, alkalis are those bases which are soluble in water। ये वही बात कर रहा है। Examples of alkalis of NaOH, KOH and CaOH। ज़ाहिर है ये पानी में हल होने वाले सब में OH आता है। Is sparingly soluble in water while CuOH2 is insoluble। लेकिन ये जो है Cu वाला ये पानी में हल नहीं हो रहा। Apart from reacting with acids in neutralization reaction, alkalis also react with ammonia salts and liberate ammonia gas। अब अमोनियम साल्ट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वहाँ अमोनिया गैस बनाएंगे। अब देखिए ये यहाँ पे आ जाता है NaOH प्लस HCl। अब ज़ाहिर है NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रॉपर बेस है, और HCl यानी कि हमारा एसिड है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखें NaCl नमक, प्रॉपर जो हमारा नमक होता है खाने वाला, वो बन रहा है, और साथ पानी बन रहा है। तो ये जो पहला रिएक्शन है ये किसका है, न्यूट्रलाइजेशन वाला। तो ये न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन आपने याद रखना है। और उसके बाद जो है अमोनिया बनाने वाला, क्योंकि देखिए 2 प्रॉपर्टीज उससे इकट्ठी बता दी हैं कि एक जो है वो न्यूट्रलाइजेशन करता है एसिड के साथ, और न्यूट्रलाइजेशन करके पानी बनाता है और नमक बनाता है। ये पहली इसकी आ जाएगी प्रॉपर्टी।
और दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी कि अमोनियम साल्ट के साथ उसने रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनानी है। तो ये 2 पॉइंट आप अलग-अलग लिख लें, जिस तरह उसने ऊपर पॉइंट अलग-अलग लिखे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे उसने इकट्ठे कर दिया। और ये फिर उसके लिए आप ये अगेन किस वाला, ये वाला आई थिंक नीचे वाला याद रख लें तो ज़्यादा ऐसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें भी NaOH आ रहा है, ऊपर वाले रिएक्शन में भी NaOH आ रहा था, तो इस वाला रिएक्शन को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। NaOH एक्वस सोल्यूशन है, पानी वाला है, एंड NH4NO3 है। तो इनका जब रिएक्शन होना है तो NaNO3, क्योंकि देखें Na यहाँ से मिल जाएगा और NO3 यहाँ से मिल जाएगा, तो ये दोनों मिलके NaNO3 बना लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है NH4 जो है ये हमारी जो ज़ाहिर है इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकल के इसके पास जाएगा तो पानी बना लेगा, और इसके पास रह जाएगा NH3, और NH3 जो है ये हमारा अमोनिया बनेगा और ये पानी बन जाएगा। और लास्ट पे ना एक उसने इन्फॉर्मेशन टाइप दी हुई है, जैसे पीछे वो हाजमे का निज़ाम की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाउ टू क्लीन अ ब्लॉक्ड ड्रेन, ज़ाहिर है जो पानी निकासी का निज़ाम हमारे घरों में होता है या वाशरूम में होता है, ठीक है, लेटरीन वाला, तो वो अक्सर औकात उन चीज़ों में ब्लॉकेज आ जाती है। तो ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हम तेज़ाब भी यूज़ कर रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका तरीका यहाँ बता रहा है। ब्लॉक्ड ड्रेन, ड्रेन वही है कि जो वो नाली जो बंद हो जाती है, डक्का लग जाता है जो पंजाबी में हम उसको कहते हैं, ठीक है, तो उसको खोलना हो तो क्या करते हैं। ब्लॉक्ड ड्रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, आम मसला है हमारा, दैट वी फेस्ड एवरीडे लाइफ। डिफरेंट ब्लॉकेज रिक्वायर डिफरेंट केमिकल, अब ज़ाहिर मुख्तलिफ तरह का, जिस तरह का ब्लॉकेज होगा उस तरह का मटेरियल उसमें डाल के हम उसको रिमूव करते हैं। तो पहला कहते हैं वन ऑफ द वेज टू क्लीन द ड्रेन, एक तरीका जो है वो ड्रेन को निकालने का कि वो ये है कि इज़ टू पोर हाफ अ कप ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट का आधा कप जो है आप उसमें डाल दें इनटू द ड्रेन, फॉलोड बाय अ हाफ कप ऑफ विनेगर, बाद में उसके ऊपर सिरका डाल दें। कवर द ड्रेन, अब भी ड्रेन को ऊपर से ढक दें, एंड वेट फॉर द 30 मिनट, 30 मिनट तक उसको टाइम दें। पोर बॉइलिंग वाटर, बाद में गर्म पानी उसके अंदर डालें तो भाई वो ड्रेन जो है वो निकल जाता है। एक और तरीका ये है कि कॉस्टिक केमिकल ड्रेन क्लीनर्स, कहता है ये इस तरह से मटेरियल हमें मिलते हैं, आर कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। अब इनमें क्या हो जाता है, इसमें ग्रीस भी हल हो जाती है, हेयर बाल भी, क्योंकि बालों के गुच्छे भी बन जाते हैं ना, ये ड्रेन को रोक देते हैं पानी को, तो बालों को भी हल कर लेता है, खाने पीने वाली चीज़ों को भी हल कर लेता है। एंड अदर कॉमन ब्लॉकेज, जो भी आम ब्लॉकेज की चीज़ें सारी की सारी जो है वो अपने उसको तोड़ लेता है, उसको जो है वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। सो इसमें भी क्या होता है, पोर डाउन द कॉस्टिक क्लीनर इनटू योर ड्रेन, उसमें भी आप इसको डालें, वेट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक आपने रुके रखना है, एंड देन फ्लश योर ड्रेन विद वाटर, और पानी बहा दें। तो ये अगेन वही शॉर्ट सवाल बन सकता है कि ड्रेनेज को कैसे दूर किया जाता है, उसके 2 तरीके बताएं, एक तरीका बताएं, तो इस तरह से यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आई थिंक यहाँ तक ओके आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।